हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था। इससे पहले हमने देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी। उसके बाद हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके बाद हमने रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे या जो उनके मॉडल की लिमिटेशंस थी, हमने वो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बोर्स का एटॉमिक मॉडल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था बोर्स के एटॉमिक मॉडल में। उन्होंने बताया कि एटम हैज़ अ सेंटर, एटम के पास एक सेंटर होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने भी ये बात बोली थी। रदरफोर्ड ने भी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने की थी। तो ये लाइन मतलब पहले से ही सब जानते थे कि एटम हैज़ अ सेंटर। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ये बात सामने आ गई थी कि एटम हैज़ अ सेंटर एंड कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के पास एक सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया बोहर्स ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी। बोहर्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वे घूमते हैं, जब वे ऑर्बिट्स में घूमते हैं यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो वो एक फिक्स सर्कुलर होगी और फिक्स्ड एनर्जी होगी और फिक्स्ड वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए आप, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेंगे या फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ घूमेंगे या फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमेंगे। लेकिन बोहर्स ने अपने मॉडल में ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमते हैं और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ घूमते हैं। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया, बोहर्स ने दिया क्वांटाइजेशन कंडीशन। उन्होंने अपने मॉडल में क्वांटाइजेशन कंडीशन दी। वो क्या था, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, जिसे L बोलते हैं, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, 2h/2π, 3h/2π। बोर्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, या तो h/2π के होगा, या भाई 2h/2π के होगा, या फिर 3h/2π के। यानी वो सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमेंगे जिसका मोमेंटम किसके बराबर होगा, L इज इक्वल टू h/2π या फिर 2h/2π या फिर 3h/2π। यानी ये आपस में क्या होंगे, एक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे h के बाद सीधा 1.5/2π आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होंगे। क्या, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। बोहर ने बताया कि अगर n की वैल्यू 1 है, यानी n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है। क्या है, नंबर ऑफ शेल, जो किस में होंगे, एक इंटीग्रल उसमें होंगे, मतलब पूरे उसमें होंगे। देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है यानी इलेक्ट्रॉन के शेल की वैल्यू 1 है, तो उसे क्या बोला उन्होंने, k। अगर n की वैल्यू 2 है, l। अगर n की वैल्यू 3 है, m। n की वैल्यू 4 है, n। तो बोहर ने ये बताया, मतलब उन्होंने फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स दिए जिनके नाम उन्होंने KLMNO दिए। और उन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के इक्वल होना ही होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन घूमता है, अदरवाइज वो नहीं घूमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम समझते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो देखिए, जो मोमेंटम है, मोमेंटम का भी मोमेंटम L इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R और R इंटू P के। यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे L एक वेक्टर क्वांटिटी है, R भी वेक्टर है, यानी सब में डायरेक्शन है। देखिए,
पी की क्या वैल्यू होती है mv, आर की ये हो गई, आर की आर लिखेंगे हम। तो अगर हम पूरा अगर टोटल निकाल ले तो ये हमारा क्या निकलेगा, आर एम वी। अब आप देखिए, जब दो वेक्टर के बीच में गुणा का निशान आ जाता है तो वो किस में बन जाता है, साइन थीटा में। और आप ये समझिए, यहाँ पे देखिए, आप मान लिए ये समझिए, यहाँ पे ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसकी जो रेडियस है वो आर हो गई, और वो किसके साथ घूम रहा है, v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो जो इनके बीच ये एंगल है ये 90 बन रहा है, यानी यहाँ पे ये साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का निशान आ गया। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 होगी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, m, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या निकल के आता है एंगुलर मोमेंटम का, mvr। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, L = mvr। अब देखिए, पहला तो हमारा ये आ गया L = mvr, ठीक है, और दूसरा हमारे उसके एंगुलर मोमेंटम का क्या बताया उन्होंने, बोर्ड्स ने उन्होंने ये बताया कि जो mvr की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, nh/2π। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये थी बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ और फिक्स्ड एनर्जी के साथ, और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, nh/2π। यहाँ पे h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, 6, जिसकी वैल्यू क्या है 6.636 × 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। अब उनकी फोर्थ पोस्टुलेट समझते हैं। उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया था बोर्स ने, तो बोर्स ने बताया कि वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, इसे समझिए आप डायग्राम को। पहले यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। जब भी दो चीज़ों के बीच चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, तो उनके बीच कौन सा फोर्स लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमते टाइम जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसके, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घूमेगा, किसके कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसे हमने क्या बोला, Q1, और जो न्यूक्लियस पे चार्ज है उसे हमने बोला Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। ये एक फॉर्मूला होता है किसका, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है तो अब इनके फॉर्मूला भी रख देंगे। उससे क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी ये थी mvr = nh, जो हमारी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई थी अपॉन 2π। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारी दोनों फोर्स को हमने इक्वल रख दिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे Q1 Q2 की जगह हमने ये क्यों रखा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Q1 की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन रख देंगे हम यहाँ पे, और Q2 की जगह हमने Zd क्यों रखा। तो समझिए, देखिए, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या, किस चीज़ से हम वो करते हैं, किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Ze, यानी E का मतलब क्या हो गया, प्लस प्रोटॉन, और Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी Ze का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने Q2 पे क्या लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब आगे पढ़ते हैं, उनकी फिफ्थ पोस्टुलेट क्या थी, नील बोर्स की। देखिए, while revolving in a particular orbits an electron neither gain energy nor less energy। उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, यानी वो घूम रहा है, मतलब घूम रहा है, गतिमान उसमें,
तो वो ना तो एनर्जी लॉस ही करेगा ना वो गेन ही करेगा। कब? जब वह घूम रहा है। और जब वो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो अपनी शेल को छोड़ के या तो ऊपर वाली शेल में चला जाएगा या नीचे वाली शेल में चला जाएगा। एनर्जी ऑफ एन शेल इज फिक्स्ड, हर शेल की एनर्जी अपना फिक्स्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो उसे उसी एनर्जी के हिसाब से, शेल की एनर्जी के हिसाब से वो मूवमेंट करेगा। अगर उसे इतनी एनर्जी मिल रही है तो वो एक पर्टिकुलर शेल में जाके रुकेगा, और अगर उसे नहीं मिल रही है तो वो उसी शेल में एज इट इज़ रहेगा। शेल्स स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, जो ये शेल्स है इनकी जो एनर्जी लेवल है वो स्टेशनरी यानी स्थिर है, मतलब फिक्स्ड है। कौन कौन सी शेल है? KLMN। अब पढ़ते हैं नील बोर्स ने जो छठी पोस्टुलेट दी थी, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है एनर्जी और लॉस भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए दो शर्त है। वो शर्त क्या है? देखिए, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी इट जम्प्स हायर एनर्जी लेवल। ये क्या करता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? अपने शेल की एनर्जी से हाई एनर्जी वाली शेल में कूद जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी इट रिसाइड्स बैक टू लोअर एनर्जी। इसे क्या बोलेंगे? डी एक्साइटेशन। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करता है तो वो क्या करेगा? जिस भी शेल में है वो उससे लोअर एनर्जी की शेल में चला जाएगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। तो ये बोर्स की 6 पोस्टुलेट थी उनके मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछने लगे कि भाई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए या टोटल एनर्जी ऑफ शेल निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है mvr = NH/2π। दूसरा इक्वेशन क्या थी हमारी? 1/4π। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया और ये हमारे दोनों फोर्स हो गए जो कि इक्वल है। ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट ZE² / mv²/r। इसे हम उल्टा लिख देंगे। NH मतलब ये इधर लिख देंगे, तो हमने लिखा NH/2π = mvr। देखिए, अब अगर हमें r की वैल्यू चाहिए तो हमें v को हटाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? v को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन फर्स्ट है हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हमने इसका स्क्वायर किया, देखिए, जब हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया तो क्या आया? n²h²/4π²। इधर क्या आया? mvr की जगह m² v² r², यानी हमारे पास v² आ चुका है। हम v² हमारे पास ये भी था और एक v² हमारे पास ये हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी? और एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट होता है, तो इससे हमारी क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगी, जिस एटम की भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद हम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। देखिए, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करने के बाद उसे सेकंड से डिवाइड किया, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और इसके नीचे mv²/r आ जाएगा। उसके बाद देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे, ये 4 से 4 कट जाएगा। मैंने काटा नहीं है क्योंकि काटने पे फिर चीज़ें समझ नहीं आती है, आप समझ लीजिए। 4 से 4 कट गया हमारा, 1 पाई से 1 पाई कट गया हमारा। ठीक है, और क्या कट रहा है यहाँ पे? तो ये ऊपर क्या क्या रह जाएगा? देखिए, n² हमारा पूरा रह रहा है, h² पूरा रह रहा है, एप्सिलॉन नॉट रह रहा है, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, और क्या रह रहा है? r² रह रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय, ये अब यह बीच में क्या है? ये 4 से 4 कट गया था हमारा, बीच में क्या बचा? पाई बचा, 1 पाई बचा, और ये क्या बचा? ZE²। ये किसके इक्वल? अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें देखिए, v से v² कट गया हमारा, v² से v² कट गया। ठीक है, 1 m से हमारा 1 m कट गया, तो हमें फाइनल क्या वैल्यू मिली? mr² × r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब आगे देखिए आप, ये r² से ये वाला r² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो जब हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू नीचे पहुंच जाएगा जेड डी स्क्वायर के पास, आर तो कट गया, एम यहाँ नीचे पहुंच जाएगा इसके पास। तो हमारी वैल्यू आती है फाइनल निकल के क्या आएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जब आप सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। वैल्यू मैंने बिल्कुल ठीक लिख रखी है यहाँ पे, एम इंटू पाई इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखिए आप, इसमें जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें हम एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है उसे हम अलग रख देंगे। जैसे शेल नंबर क्या है, एन स्क्वायर, शेल नंबर चेंज होते रहेंगे, और क्या है ये एटॉमिक नंबर भी चेंज होता रहेगा। तो ये हमें फिर जब हमने इन सब की वैल्यू रख दी, प्लांक्स कांस्टेंट की, एप्सिलॉन नॉट की, पाई की, मास की, जिसका भी हम निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की, तो जब हमने रख दिया तो हमारा क्या आया निकल के 0.53 आया इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखिए, अगर हमें किसी भी एटम की वो निकालनी है, हमें अगर हमसे कोई पूछे कि भाई शेल नंबर 1 है तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो अब हम यहाँ पे शेल नंबर 1 रख देंगे, और जिस भी एटम के बारे में हमें पूछा है उसका हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा रेडियस ऑफ एटम निकल जाएगा। अब देखिए हमारी आर एन मतलब इसकी क्या निकल के आई वैल्यू, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम टू, जो कि इनमें ये चीज़ें ये और ये कांस्टेंट है, एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर को हम अलग लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। देखिए हम एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू एम इंटू एन स्क्वायर। बस हमें क्या पता होना चाहिए, शेल नंबर और एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम का हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझिए, सम न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शेल ऑफ एच एटम। हमें एच एटम का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, फर्स्ट शेल का, सेकंड शेल का और थर्ड शेल का। तो जब हम R1 निकालेंगे यानी फर्स्ट शेल का निकालेंगे, तो 0.53 उसका नंबर ऑफ शेल कितना है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आया, 0.53 एंगस्ट्रॉम आया, किसमें, इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड शेल का निकाल लेंगे हम रेडियस हाइड्रोजन एटम का, तो 0.53 ये तो फिक्स रहेगा। सेकंड का मतलब 2 नंबर हुआ तो उसका स्क्वायर 4 होगा, और एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.12 एंगस्ट्रॉम। फिर हम शेल नंबर 3 का निकालेंगे, तो वही हमारा नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी एटम की शेल की कोई भी शेल है उसकी रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं वेलोसिटी निकालने को, रेडियस निकालने को। तो ध्यान से समझिए आप, हमारे पास फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, mvr = nh/2π। ठीक है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, आर की वैल्यू हमें पता है, वी हमें निकालना है, और ये और सारी चीज़ें क्या है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो mv यहाँ पे हमने आर की वैल्यू रख दी है। आर की वैल्यू हमारी ये देखिए आई थी, आर की वैल्यू हमारी ये आई थी, तो हम इसे उठा के आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। हमने रखी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई इंटू एम ई स्क्वायर, ऊपर एन स्क्वायर, नीचे जेड। ठीक है, तो अब हमारा एम से एम कैंसिल हो गया, पाई से इधर वाला पाई कैंसिल हो गया, 2n से 1n कैंसिल हो गया, 1n बचा यहाँ पे। तो फाइनल निकल के क्या आया, देखिए फाइनल निकल के क्या आया, फाइनल निकल के हमारा ये आया, ये देखिए ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ें नीचे चली जाएगी, वी यहाँ पे रह जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएगी, तो ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए ये 2 है यहाँ पे, तो 2 ये यहीं पे रहेगा, एच नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, एन नीचे आएगा, और ये जेड स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है। अब देखिए जो कांस्टेंट चीज़ें है वो हम एक तरफ लिख लेंगे, ई का हमारा जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो कांस्टेंट है, और जो ये प्लांक्स कांस्टेंट है ये भी प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है।
तो अब हमारा जो, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, एटम का एटॉमिक नंबर चाहिए और शेल नंबर चाहिए। तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो जब हमने इन सब की वैल्यू रख दी, जब हमने इनकी वैल्यू रख दी तो हमारा क्या आया 2.18। यानी शॉर्ट में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम बस ये याद कर लेंगे 2.18 इंटू जो एटॉमिक नंबर है डिवाइड बाय शेल नंबर। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे शेल की। देखिए दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब देखिए हमें v की वैल्यू पता है, हमें v की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 2.18 इंटू Z/n। ठीक है, तो वो हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 1/2 m। अभी वैल्यू नहीं रखे, हम सीधा वो चीज़ डायरेक्ट जो निकला है वो रख देंगे, क्योंकि हमें चीज़ें काटनी भी है एक दूसरे से। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारा v की वैल्यू क्या आई थी, v की वैल्यू हमारी ये आई थी E²/2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z। तो ये वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे। जब हम सॉल्व करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, काट फीट कर लेंगे, जो कट रहा है काट देंगे, उसे जो बच रहा है उसे बचा लेंगे। ठीक है, तो जो हमने निकाला तो हमारा क्या आया, 1/8 ब्रैकेट में ये mz² e की पावर 4 आया, h² एप्सिलॉन नॉट की पावर 2 आया और n² आया। तो जो कांस्टेंट है उन्हें हम एक तरफ कर लेंगे, m कांस्टेंट है, E4 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, इंटू z²। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आया, ये आया हमारा 13.6 इंटू z की पावर z²/n²। ये निकल के आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इतने की वैल्यू क्या है, 13.6। जब हम सॉल्व करेंगे, ये कांस्टेंट है, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये क्या निकल गया, 13.6 आया। आप अगर निकाल के देखना चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो सीधा हमें फॉर्मूला रखना है 13.6 इंटू, यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हो गया, जिसके बारे में भी हमसे पूछा, यहाँ पे ये शेल नंबर हो गया कि भाई उस शेल में काइनेटिक एनर्जी क्या है, उस शेल में काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर हमसे कोई टोटल एनर्जी पूछना चाहे तो टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जो क्या होती है, Q1/Q2 के बीच होती है। तो हम इसमें फॉर्मूला रख देंगे, ये फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। अब यहाँ पे लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हम विद साइन रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साइन माइनस में है तो हम विद साइन रखेंगे। ठीक है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव निकल के आती है। तो जब हम यहाँ सारी चीज़ें रख देंगे, देखिए 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई रख दिया Q1 की जगह, Q2 की जगह ZE रख दिया, और यहाँ पे हमने R की वैल्यू रख दी। अभी हमने R की रेडियस निकाल ली थी ना हमने, तो हम वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, -2 13.6 इंटू z² n²। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, यहाँ पे ये देखिए, अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देखिए आप, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं हो रहा। देखिए ऊपर देखिए, ये काइनेटिक, यहाँ पे क्या है, m है, e की पावर 4 है, z है, z²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, हमारी इस साइड में लिख लीजिए ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी निकल के हमारी क्या आई, m की e की 4/8h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू z² n²। देखिए तो ये जो निकल के आई है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या, m e की पावर 4 h² एप्सिलॉन² इंटू z² और n²। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, हमारा 8 हो जाएगा। ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 8 आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर हम इसे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हमें इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो -2, अब हमने, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो दुगनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के उसकी। तो अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहे तो हम दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, और फाइनल जब हम निकालते हैं तो आप देखिए फाइनल हमारी टोटल एनर्जी क्या निकलती है, माइनस में निकल के आती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, माइनस में थी, तो ये निकल के हमारी टोटल। तो अब इस तरीके से हम किसी भी एटम की टोटल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि यहाँ पे
टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ऑफ एच एटम की निकालनी है हमें, जहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। अगर हम 1 का निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी हमारी क्या फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड की पावर, हमारा जेड क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 1 और एन की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये क्या निकल गया हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। और अगर हम शेल नंबर 2 में निकालना चाहें, शेल नंबर 2 में निकालना चाहें हम, तो 13.6 इंटू यहाँ पे नंबर तो सेम रहेगा एटॉमिक नंबर, और शेल का नंबर चेंज हो जाएगा, यानी 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जब शेल नंबर 3 में निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, शेल नंबर 4 में निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ रही है, माइनस मार्क कम होता जा रहा है, माइनस वैल्यू घटती जा रही है माइनस में, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ रही है। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे, अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 13.6 है, उसके बाद 3.4 है, उसके बाद 1.51 है, और उसके बाद क्या है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए अगर अब इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बोर्स ने बातें कही थी वो बिल्कुल सही है, डायग्राम से समझिए, ये एक फिक्स्ड एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलती है, यानी जैसे 13.6 है, 13.6 है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 13.6 है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दे तो क्या वो नेक्स्ट शेल में कूदेगा? देखिए ये प्लस का हो गया, ये माइनस है। तो ये 4.6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई इसी तरह का ऐसी कोई शेल है जिसकी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करता है और पर्टिकुलर एनर्जी ही लॉस करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी उसे दे दो तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से बदल लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 9 की जगह 10.2 दे दें तो देखिए इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं कूदेगा, तो देखिए 3.4 आ गया, जो कि अगली शेल का नंबर है, अगली शेल की एनर्जी है। तो यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को इतनी वो दे दे तो वो कूद के हायर शेल में आ जाएगा, हायर एनर्जी शेल में आ जाएगा। तो उनकी बात बिल्कुल सही निकली नील बोर्स की कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, फिक्स्ड रेडियस पे घूम रहा है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स्ड ही जो शेल है उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी ही लॉस कर सकता है, फिक्स्ड एनर्जी ही वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये नील बोर्स की एटॉमिक मॉडल था। आई होप सो आपको समझ आया। दूसरा उनका लाइन स्पेक्ट्रम भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था नील बोर्स ने, देखिए उन्होंने अपने मॉडल में क्लियर कर दी थी। रदरफोर्ड फेल हो गए थे, रदरफोर्ड जैसे कि ये प्रिज्म है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे इसे लाइट दी तो यहाँ पे जो रेज थी कुछ गायब हो रही थी और कुछ ज़्यादा थी, तो रदरफोर्ड क्या है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन नील बोर्स ने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड कुछ पर्टिकुलर यानी कुछ ही जो उसकी सुटेबल एनर्जी है वो ही वो एब्जॉर्व कर रहा है, तो जब वो एब्जॉर्व कर लेता है तो वो लाइन क्या होती है, वो गायब हो जाती है, डिस्क्रीट हो जाती है, लाइन जो है वो नहीं दिखती। जिस लाइन को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वेव की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइन ही नहीं दिखती है, बाकी और लाइन जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वो सब प्रिज्म पे दिख रही है। तो नील बोर्स क्या थे, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में समर्थ रहे। तो ये हमारा पूरा एटॉमिक मॉडल था नील बोर्स के द्वारा दिया हुआ। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़, यूजफुल वीडियोज़ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।